Good morning to all of you present in this morning class. Day before yesterday, we were discussing company accounts, issue of shares. ये हम डिस्कशन पे थे और हमने जो ये परसों ही हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बता दूँ। वो आपकी जो थे इसके अंदर वो था आपका कंपनी की जो इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में, डेफिनेशन थी, करेक्टरिस्टिक्स थी। करेक्टरिस्टिक्स में अपने प्लस वन में पढ़ा था आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स और सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ये हमने डिस्कस किया था। उसके हमने काइंड ऑफ कंपनीज भी वी हैव मेड द डिस्कशन। दैट वाज अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है उसका हमने डिस्कस कर लिया था। और प्राइवेट कंपनी के बाद में पब्लिक कंपनी के बारे में भी हमारी बात हो गई थी कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। तो पब्लिक कंपनी का आपको क्लियर बोला था कि पब्लिक कंपनी इज दैट विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आपकी जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वी एवर आंसर जी बोलिए बेटा। काइंड्स ऑफ कंपनी जब वो दैट ऑफ है, चलो मैं उसको पहले रिपीट कर देता हूँ, देख दो। काइंड्स ऑफ कंपनी जो है वो आप देखिए आपकी बुक में जो है पेज नंबर 7.2 के ऊपर है। काइंड्स ऑफ कंपनी, पहला आपके ऑप्शन था अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है इट वोज नॉट इज, ये जो पहले होती थी ऐसी कंपनी कि जिनकी जो है लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, कि अगर कंपनी लॉस में चली जाती तो शेयर होल्डर्स को घर से पैसे देने पड़ सकते थे। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी कहलाती थी। सेकंड जो आपके पास में है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये था कि द शेयर होल्डर्स और द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी गिव द गारंटी to the shareholders that if company goes into winding up and if any loss will be there, then they will make up. The condition was if the company goes into winding up, अगर कंपनी बंद होने जा रही है उसमें कोई लॉस है तो वो गारंटी देते थे। तो ऐसी कंपनी आपकी कहलाती थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कि जो आज के प्रेजेंट टाइम में ये दोनों कंपनियां इस दुनिया में नहीं है। अब आज के टाइम में जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि उसके अंदर आपकी तीन प्रकार की हो गई। नंबर एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। और इसकी जो है डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2013 में दी गई है। और उसमें कहता है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी इज दैट विच इज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बनी है वो कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। पहले तो ये थी। दूसरी इसमें कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइवेट कंपनी की, वो ये है कि रिस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के लोग अपने शेयर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। कि मान लो कि इफ वी 200 पीपल्स आर देयर and we 200 people created a company by any of the name. If I want to sell my share to another person, then it is restricted. I can't transfer my shares to the other person. It means there is no transferability in the shares of a private company. While in public company, the transferability of share is possible. वहाँ पर possible है तो वहाँ पर तो बिकते भी हैं। सेकंड आपके पास में लिमिट ऑफ मेंबर्स है इज अप टू 200 in private company. Minimum members requires 2 and maximum members are 200 except the employees that is the past or present employees. अगर 200 से फालतू अगर कोई मेंबर है पर वो कंपनी के कर्मचारी हैं, चाहे वो फ्यूचर में पास्ट में रहे चाहे प्रेजेंट में, तो उनको छोड़ करके 200 मेंबर आपके हो सकते हैं। और कह रहे कि प्रोहिबिट टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। मीन्स प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर के लिए किसी आम जनता को अपने शेयर डिवेंचर के लिए इन्वाइट नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो ये आपकी थी प्राइवेट कंपनी। दूसरा इसका पब्लिक कंपनी, तीसरा 1% कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी दैट कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मीन्स द अबव द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स वर गिवन दैट आर नॉट इन देयर एंड दैट कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। अगर तीनों ऊपर वाली विशेषता जो मैंने बताई थी, अगर वो चीज़ें जहाँ लागू नहीं होती वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद 1% कंपनी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास जो डिफरेंस से हम बात कर रहे थे
कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के आपका यहाँ पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों में हम डिफरेंस है अभी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपके पास में जी प्राइवेट कंपनी, पहले तो हम ले लेते हैं बेसिस, बेसिस, और ये है प्राइवेट कंपनी, और ये आपकी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है जी। तो प्राइवेट कंपनी और ये पब्लिक कंपनी, ठीक है। हाँ जी, पहला नंबर ऑफ मेंबर्स, इनके बेस पे नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे इनके बारे में बात कर रही। तो नंबर ऑफ मेंबर में जो है आपके मिनिमम मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी में वो होंगे 2, एंड मैक्सिमम मेंबर जो है वो होंगे 200, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को छोड़ करके, चाहे वो एम्प्लॉय आपके प्रेजेंट हैं चाहे पास्ट के हैं। जबकि इसके अंदर जो कहता है कि मिनिमम मेंबर हैं जो एक पब्लिक कंपनी में है वो मिनिमम मेंबर 7 होंगे, एंड मैक्सिमम मेंबर, मैक्सी नो लिमिट, नो लिमिट, जो मैक्स मेंबर हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। पहला डिफरेंस तो मेंबरशिप के बेस पे है। दूसरा डिफरेंस है इनविटेशन टू पब्लिक, सेकंड इज इनविटेशन टू पब्लिक, इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इनविटेशन, नो इनविटेशन, ठीक है, कोई इनविटेशन है पब्लिक को नहीं दिया जा सकता। इनविटेशन का मतलब यहाँ पर है शेयर डिवेंचर, इफ द कंपनी वांट टू इश्यू द शेयर डिवेंचर कंपनी कांट इनवाइट टू द जनरल पब्लिक, और यहाँ पर कैन इनवाइट, कैन इनवाइट टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को ये इनवाइट कर सकती है। नेक्स्ट है द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपके शेयर क्या ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो थर्ड आपका पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर एबिलिटी, ठीक है, ऑफ शेयर्स आप समझ जाना, ठीक है। नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर शेयर का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी है, ट्रांसफर एबिलिटी, यहाँ पर आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर से या डिवेंचर्स किसी से को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बट इसमें आपके रिस्ट्रिक्शन है। और फोर्थ है जो बोल रहा है इसमें, फोर्थ आपका है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन ऑफ AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें तो मैंडेटरी जरूरी है, क्योंकि जैसा डेफिनेशन में बताया गया था ना कि विच इज बाय इट्स आर्टिकल, कि आपकी प्राइवेट कंपनी वो होती है विच इज बाय इट्स आर्टिकल, यानी आर्टिकल AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है। इसमें नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसके अंदर जो है एक टेबल दी हुई है जो कंपनी एक्ट में, जो टेबल आपकी F है उसमें आपके जो है वो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूप में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फिफ्थ है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे। तो कह रहा है कि दे मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि इसके अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आपके कंपनी के अंदर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट है कि वर्ड लिमिटेड, लिमिटेड, यहाँ पर आपका PVT लिमिटेड वर्ड यूज होगा आफ्टर द एंड ऑफ द कंपनीज नेम, और जबकि यहाँ पर आफ्टर द एंड ऑफ द कंपनी नेम लिमिटेड वर्ड भी देयर, तो यहाँ पर लिमिटेड होगा और यहाँ पर आपका प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होगा। तो ये जो है आपके इस प्रकार से आपकी एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस है। एक बार फिर बता दूं, नंबर ऑफ मेंबर्स, here the minimum is 2, maximum is 200, including
एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। उधर आपका पब्लिक कंपनी, इट हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम नो लिमिट। Invitation to public, no invitation, can invite. Transferability of shares, no transferability of shares means there is a restriction. And in public company, frequent transferability of shares, कोई दिक्कत नहीं है। Preparation of AOA, Article of Association, here it is mandatory because the private company is that which is by its Article of Association. तो जरूरी है। यहाँ पर no need, टेबल F can be adopted. आपका जो कंपनी एक्ट 2013 में आपकी टेबल F है दैट कैन बी अडॉप्टेड। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 और यहाँ पर मिनिमम 3 और वर्ड लिमिटेड, हेयर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एंड देयर इज लिमिटेड वर्ड ओनली। ठीक है जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ। हाँ जी, कोई नहीं है, चलो। अब प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है प्लस में आपने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते थे। पहला आपके पास होता था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज ए कंपनीज मेन डॉक्यूमेंट, उसके बगैर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। उसे कंपनी आउटसाइड लोगों के साथ में कैसे डील करेगी, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन जो कैसे होंगे, वो था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था कि इन विच द कंपनी गिव्स द इंफॉर्मेशन इंटरनल अबाउट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपनी का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में कंपनी के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं। तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी, आपके ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, किस प्रकार की रिलेशनशिप होगी, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती है। तो यहाँ पर आपका जो प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बनाना जरूरी है, जबकि वहाँ पर तो आपके जो रूल है जैसे सरकार के रूल हैं कर्मचारियों के लिए, तो वही सेम रूल आपके जब पब्लिक कंपनी में लागू होते हैं अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते हैं तो। इसका मतलब ये था। ठीक है, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज ओपीसी कंपनी। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी का ये हुआ कि दे ओनली 1 पर्सन कैन ओपन एनी कंपनी, कैन स्टार्ट एनी कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी। अब आप ये कहेंगे फिर सर उसमें दिक्कत क्या है, जब आपकी सोल प्रोप्राइटर भी था ओपीसी था, उसमें तो 1 पर्सन ही था। तो यहाँ पर जो है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। तो आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि देयर वाज अनलिमिटेड लिबर्टी, मीन्स इफ एनी लॉस इज देयर देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर कैन बी अटैच्ड, means that can be sell out into the market and payment of the creditors can be made from his personal property. But in OPC company in 2013 a new concept was introduced in the Company Act that any person who is hesitating for the loss but he has a good idea to start the business. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं भाई पैसा तो है पर इतना भी नहीं है कि मैं चला सकूं, चला भी लूं तो फिर जनना लॉस हो जाए। अब उस मामले में क्या करें, तो उस मामले में ऐसा भी हो सकता है आपका कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है वो 1 पर्सन कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं और 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट करेंगे तो उसमें अगर आप क्रेडिटर्स से कोई पैसा उठाते हैं, बैंक से कोई पैसा उठाते हैं या कोई माल उधार खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं और इन दिस इवेंट द कंपनी हैज एन हैवी लॉस and in that case the proprietor has no liability to pay off them। ठीक है, his personal properties cannot be attached in this case। तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे बिजनेसमैन जो ऐसा बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं पर वो डरते हैं, तो सरकार ने उनको प्रमोट करने के लिए एक जो 1 पर्सन कंपनी बना दी, उसके जो उनको इजाज़त दे दी कि आप 1 पर्सन कंपनी यू कैन स्टार्ट। अब 1 पर्सन कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है उनको परमिशन दी जाती है कि अगर उस कंडीशन के साथ में तो वो आपकी 1 पर्सन कंपनी। तो कौन कौन सी कंडीशन है मैं आपको बता दूं। तो ये कहता है कि पहला मीनिंग मैं बता दूं कि कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, that is apart from the forming a public or private company, the act enable the formation of a new entity 1 person company। कहता है कि आपका जो कंपनी एक्ट 2013 है वो 2 कंपनियों की इजाज़त देता था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, उसके अलावा उसने एक कंपनी की और इजाज़त दे दी, वो आपकी कहलाते हैं 1 पर्सन कंपनी। मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, कि यहाँ पर ये कंपनी होगी तो प्राइवेट पर हैविंग ओनली 1 पर्सन, जबकि आपने पहले देखा था कि देर वर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, तो वहाँ पर 2 डायरेक्टर्स थे तो मेंबर तो आपके ज़्यादा भी हो सकते थे, 200 तक हो सकते थे, पर यहाँ पर केवल 1 ही मेंबर होगा। ठीक है जी। और इसका जो डेफिनेशन है वो दे रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में, और इसमें कुछ चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। नंबर 1 मेंबर। ठीक है, तो आपकी जो इसकी फीचर है इस कंपनी की, पहले आपकी फीचर्स देख लो, ओपीसी की फीचर्स कौन सी होंगे। ओपीसी कंपनी, ठीक है, इसकी फीचर्स कौन सी हैं। इसके फीचर्स हैं नंबर 1 मेंबर ऑफ ओपीसी। मेंबर ऑफ ओपीसी जो है वो कहता है कि इंडियन रेजिडेंट, मेंबर ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मेंबर कौन होगा, ये इंडियन रेजिडेंट, कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। और यहाँ पर रेजिडेंट का मतलब ये है कि वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब वो बाहर विदेशों में नहीं जा सकता अगर वो कंपनी बना ले? हाँ, नहीं, वो जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम ही मस्ट स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर, कि वो इंडिया के अंदर जो है 180 डेज या इससे ज़्यादा दिन इंडिया के अंदर रहे, यानी 6 महीने से कुछ दिन फालतू इंडिया के अंदर रहे, आधे साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर रहे, बाकी चाहे विदेशों में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आपका जो ओपीसी के मेंबर हैं वो ही मस्ट बी द इंडियन रेजिडेंट एंड मस्ट लिव इन इंडिया मिनिमम 182 डेज। ठीक है जी। हाँ जी, सेकंड आपके पास कहता है कि 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। 1 पर्सन 1 कंपनी means only per 1 person can form 1 OPC only. It is not the matter that he will create thousands or hundreds companies. एक जगह फ्रॉड किया, दूसरी जगह कर दिया, तीसरी जगह कर दिया, इट बिकेम ए फैशन फॉर द जनरल पब्लिक, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कहता है कि आपका 1 पर्सन 1 कंपनी, एक ही पर्सन एक ही कंपनी जो है वो चला सकता है, कोई दूसरी कंपनी वो नहीं बना सकता। थर्ड कहता है कि इट्स पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, यानी शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख, आपका जो है 50 लाख तक शेयर कैपिटल हो सकती है। 50 लाख से ऊपर होगी तो इट बिकेम प्राइवेट कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनी आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट में क्या रखिए, आपका जो है इट्स एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स, यानी एनुअल एवरेज टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल, टर्नओवर फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स जो है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2 करोड़, आपके 2 करोड़ से ऊपर जो उनका टर्नओवर एवरेज नहीं जाना चाहिए, यानी आपका जब किसी साल में 6 लाख हो गया, तो किसी साल में 2 लाख हो गया, किसी साल में 1 लाख हो गया, तो एवरेज टर्नओवर जो है वो 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, इसका पर्पज, पर्पज जो है, पर्पज है, पर्पज मस्ट बी बिजनेस। इसमें कंपनी का पर्पज जब बिजनेस होना चाहिए। कोई यूँ कहते कि मैं तो ट्रस्ट बना रहा हूँ 1 पर्सन का, नो, 1 पर्सन कैन नॉट बी ट्रस्ट। तो इसमें जो है, क्योंकि लोग तो फिर पता नहीं कितने ट्रस्ट बना लेंगे, तो 1 पर्सन का ट्रस्ट नहीं होता, इसका पर्पज जब बिजनेस का होगा। ठीक है। और कन्वर्जन, आपकी जो कंपनी का कन्वर्जन है, कन्वर्जन यानी कंपनी, क्योंकि ये बनाई गई थी इसलिए थी कि बिजनेसमैन आर हेजिटेटिंग टू फॉर्म ए न्यू बिजनेस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फिर कहता है कि लास्टली तो इसको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो कहता है कि इसका कन्वर्जन जो है वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में आपका जो है 2 साल के बाद में हो जाएगा, या इसकी शेयर जो है, इसकी कैपिटल जब 50 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाए, या उसके जो है सेल जो है वो 2 करोड़ से ऊपर चली जाए। यानी एक तो ये कन्वर्जन में आपकी 2 ईयर की हो गई जी, 2 साल के लिए छूट दी गई आपको, या तो 2 ईयर्स हो, ठीक है, या उसके जो है जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए, और या उसकी जो कैपिटल जो बताई थी मैंने आपको 50 लाख, जो कैपिटल इसमें शेयर कैपिटल जो 50 लाख इसको क्रॉस कर जाए, या इसको क्रॉस कर जाए, इसको क्रॉस कर जाए, या 2 ईयर को क्रॉस कर जाए, तो करते ही अपने आप ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है।
ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट है ऐसे पूछने वाला, आप पूछ सकते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? नहीं तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में से बेनिफिट, जो ओपीसी कंपनी बनाने के बेनिफिट से फिर आपके कौन से होंगे, हम उसकी बातें करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी टू टाइप ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल इन द एक्ट, बट स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग द other company, that is a one person company, then what is the benefit of reconstructing of the private company and one person company? वन पर्सन कंपनी को जो है इनकॉर्पोरेट करने का क्या फायदा होगा? तो कहता है कि ओपीसी नॉट रिक्वायर्ड इंक्लूड, ओपीसी नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कैश फ्लो क्या है, चिंता ना करो, आपकी अगली बुक में एक पूरा चैप्टर आएगा कैश फ्लो के नाम से, ठीक है। तो कैश फ्लो का मतलब होता है कि पूरा डिटेल देना होता है, कैश कहाँ से आया, कहाँ से गया। तो वो आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाना जरूरी है, जबकि वन पर्सन कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका फायदा है वो आपका एजीएम है, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो ये, दूसरा है एजीएम, annual general meeting. Annual general meeting means every private company and public company requires the annual general meeting, means हर साल एक साल में एक मीटिंग होना जरूरी है। एनुअल, एनुअल में सालाना, जनरल में सामान्य, मीटिंग में मीटिंग, कि कोई भी एक एनुअल जनरल मीटिंग जो एक साल में एक बार होना जरूरी है, कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग का होना जरूरी है, पर इसमें एनुअल जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन ये एक है, मीटिंग तो रोज की रोज ही उसकी, सारा दिन सोच रहा था मीटिंग है उसकी। तो यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देर आर टू बेनिफिट आपके जो है, तो दो बेनिफिट आपके थे, ये फीचर्स थे पहले, तो ये मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं। बेनिफिट, ये बेनिफिट्स आपके, बेनिफिट्स में कि नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो, नॉट ऑर्गेनाइज एजीएम, ठीक है, ये था जी। हाँ जी, कोई पॉइंट अगर है किसी का तो ही और शी कैन आस्क, ठीक है। हाँ जी। टू ईयर, टू ईयर के बाद, टू ईयर के बाद कन्वर्ट इसे किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टू ईयर तो इनको रिलैक्सेशन है कि दे कैन टेक द रिस्क, ठीक है। आफ्टर टू ईयर अगर पहले हो जाता तो पहले का क्या क्या डेट होगी, मीनिंग नहीं बनता। अगर पहले का कन्वर्जन होगा, अगर हम कहें कि बिफोर टू ईयर, तो बनती उसी दिन कन्वर्जन हो जाता, फिर तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी उसी दिन हो जाती। ये तो रिलैक्सेशन तो टू ईयर का है कि आफ्टर टू ईयर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट? हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है शेयर्स, ठीक है। तो मैं शेयर का मतलब है क्या है, तो यू हैव गो थ्रू दिस मीनिंग ऑफ शेयर इन द प्लस वन आल्सो इन द बिजनेस ट्री, दैट इज कंपनी चैप्टर, ठीक है। तो कंपनी चैप्टर आपने पढ़ा भी था। तो शेयर का मतलब क्या है, तो शेयर का मतलब वैसे तो आप लोग जानते भी हैं, जैसे कि शेयर का मतलब हिस्सा होता है, ठीक है। शेयर का मतलब पार्ट या हम हिस्सा कहें। तो आप लोग भी हमेशा घर में बात करते हैं कि भाई ये तो मेरा शेयर था, या दोस्तों में बात करते हैं कि मेरा शेयर था। तो कंपनी के मैटर में हमारा शेयर का मतलब क्या है, तो कंपनी के मैटर में सिंपल सी डेफिनेशन दूं तो वो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर, कि कैपिटल का छोटे छोटा हिस्सा। सपोज ए कंपनी कैपिटल इज ₹10 करोड़ एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इज ₹10, कि आपका जो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, और 10 इंटू आपका जो है 1 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ हो गई अपने आप ही, कि 1 करोड़ इंटू 10 रुपीज़, तो 10 करोड़ हो गया। यानी आपके 1 करोड़ शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़, तो आपकी 10 करोड़ वैल्यू हो गई। इसका नहीं हुआ कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल थी 10 करोड़, उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो 10 रुपीज़ है, वो आपका कहलाएगा शेयर, ठीक है जी। और जो डेफिनेशन है वो बताता हूँ, इसमें जो बुक में लिखी हुई है, the total capital of the company is divided into small unit or of small denomination. Each such unit is called share. For example, if the total capital of the company is rupees 50 lakh divided into the 5 lakh units of 10 each, the unit of 10 will be the called as share, ठीक है। तो यानी मैंने जो बोला वही बात है
कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड एज ए शेयर। ठीक है, तो ये आपकी शेयर कहलाता है। अब उसके बाद कहते हैं नेचर ऑफ शेयर, आपको ये तो हो गया शेयर। उसके बाद नेचर ऑफ शेयर, नेचर ऑफ शेयर, शेयर की जो है वो नेचर क्या होती है। तो शेयर की नेचर ये है कि ये आपका इंडियन गुड्स सेल टैक्स सेल्स एक्ट 1930 के अनुसार इसको गुड्स माना गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि शेयर ऑफ द कंपनी और मूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो शेयर है ना ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको आगे पीछे हम ले जा सकते हैं, जैसे आपकी व्हीकल है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई और चीज़ है जो इधर से उधर ले जा सकते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, पैसा हो गया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो हटाई ना जा सके, एक जगह दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मकान है। ठीक है, तो वो आपके जो है इमूवेबल होती है। तो ये आपका जो है मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है कि इसको मूव कर सकते हैं, तो ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। और ट्रांसफरेबल भी है। ठीक है, हम कंपनी एसोसिएशन के अनुसार ये ट्रांसफ़र भी है। तो इसलिए हम इसको जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अनुसार हम इसको गुड्स मानते हैं, हम इसको गुड्स ट्रीट करते हैं। तो यानी आपके जो इनको बेचा और खरीदा जा सकता है, तो जैसे कि हमें प्रोडक्ट को बेचते और खरीदते हैं एंड वी अर्न द प्रॉफिट और लॉस, तो सेम थिंग इज आल्सो देयर, दीज आर कॉल्ड एज गुड्स। आपके जो शेयर हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे और आपके ये है गुड्स के अंदर आएंगे। ठीक है, इन गुड्स को जो है आप किसी को हाइपोथिकेटेड कर सकते हैं या किसी को बेथेड कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ये कि आप इसको कहीं गिरवी रख सकते हैं या कहीं मोर्टेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके हैं क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स, काफ़ी इजी है। ठीक है, ये तो हमने प्लस वन में किया था, क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स। आपके शेयर जो कितने प्रकार के होते हैं, तो उन शेयर्स की बात करें तो शेयर आपके पास दो प्रकार के थे। नंबर एक है आपके पास है ना प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा आपके पास है ना जी वो आपका इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ये दो प्रकार के आपके शेयर्स आपने पढ़े थे। ठीक है, तो आपके ये शेयर हो गए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का जो हिंदी में बोलते हैं वो पूर्वाधिकार अंश, हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार का मतलब कुछ अधिकार उनको पूर्व में प्राप्त होते हैं, पूर्व का मतलब इष्ट का नहीं है, पूर्व का मतलब फालतू, फालतू मतलब इक्विटी शेयर से कुछ अधिकार उनको पहले प्राप्त होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर को इन शेयरों से कुछ अधिकार प्राप्त पहले होते हैं। वो दो अधिकार कौन से हैं, वो पहला उनका जो राइट है टू है वो है दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। मीन्स इनको जो है दो प्रकार के मिलते हैं। नंबर एक है गेट डिविडेंड, गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी, इक्विटी शेयर से पहले इनको डिविडेंड लेने का अधिकार है। ठीक है, पहला प्रेफरेंस तो ये है। दूसरी प्रेफरेंस इनको ये है गेट रिफंड, गेट रिफंड बिफोर इक्विटी, इक्विटी से पहले इनको रिफंड देने का अधिकार है। इफ द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, इन दैट केस कंपनी दिस शेयर होल्डर्स हैज ए राइट टू गेट द रिफंड ऑफ देयर कैपिटल बिफोर दिस इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से पहले जो है इनको रिफंड देने का अधिकार होता है। ठीक है जी, अब हम देखें तो आपके पास मेनली जो है मैंने आपको डिस्कस अभी किया है वो नेचर ऑफ शेयर्स। शेयर की नेचर क्या है, तो दीज आर द मूवेबल प्रॉपर्टी and according to Sales of Goods Act 1930 these are called as a goods. ठीक है जी, it means you can purchase or sell the shares. Next was class of kind of shares. So these are of two type, that is preference shares and equity shares. Preference shares means पूर्वाधिकारांश, few two rights are given more than the equity shares. इक्विटी शेयर से पहले इनको दो राइट है, पहला
गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स, जितना प्रॉफिट होगा उसमें सबसे पहले जो इनको प्रॉफिट लेने का अधिकार है इक्विटी शेयर से पहले, और गेट रिफंड बिफोर इक्विटी। और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो कंपनी जो है वो इनको जो है पहले से आपका जो कैपिटल रिफंड करने का राइट इनको होता है। ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट इन दिस रिगार्ड अगर कोई है तो बताइए। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद में कल जो हम इससे आगे मूव करेंगे और शायद हम कल इलिस्ट्रेशंस के ऊपर पहुंच जाएं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। हाँ जी, एनी पॉइंट कोई सी पूछने वाली चीज़ तो पूछिए आप मेरे से, नहीं तो फिर मैं मीटिंग जो फिर। हाँ बोलो। देखो बेटा, ये लॉस तो जो ना किसी से लिए नहीं जाता कंपनी में। अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड जो है वो उनको डिक्लेयर नहीं होगा। कंपनी में तो उनका लॉस जो है जिस दिन कंपनी वाइंड अप होती है उस दिन लॉस का पता चलता है, उससे पहले लॉस का पता नहीं चलता। अगर आज कोई कंपनी अपनी स्टेब्लिश की 10 साल से चल रही है और कहा कि इस साल लॉस हो गया तो हमें पैसे वापस दो, तो पैसे वापस नहीं देते कंपनी में कभी भी। कंपनी हमेशा प्रॉफिट देती है, नहीं तो कंपनी लॉस में जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि when company will go in winding up, and in that case if the company goes into winding up, then first of all the, if the amount is surplus then refund will be given to, this point was there, get refund before equity। तो अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो रिफंड अगर मिलेगा सबसे पहले इक्विटी को, उसको प्रेफरेंस को मिलेगा। उसके बाद कुछ पैसे बचे तो इक्विटी को मिलेंगे, अदरवाइज द टोटल लॉस विल बी बियर बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आपका ये तो लॉस हो गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ नहीं दे सकते, इक्विटी को तो कुछ दिया ही नहीं, प्रेफरेंस को कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को कुछ नहीं दे सकते, कंपनी बिल्कुल साफ हो गई तो सभी को लॉस हो जाएगा फिर। और हम पैसा किसी से नहीं मंगवाते आप। ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट। चलो ठीक है जी, बोलिए बोलिए। कल कल किसी छुट्टी भाई? कल, कल जन्माष्टमी नहीं, शायद परसों कभी जन्माष्टमी। ठीक है ना। कल तो ऑफिस सारे भाई देखो अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। हाँ ये जरूर है कि कल शायद मैं क्लास ना लूँ, मेरे को कहीं काम है, कहीं बाहर जाना। अगर मेरा को बाहर जाना पड़ेगा शायद क्लास में ना ले पाऊँ, वरना तो क्लास लूँगा मैं। इन्फॉर्मेशन बेटा ये तो मेरा राइट नहीं है, ये तो प्रिंसिपल सर का अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं है। तो मैं आपको कैसे कह दूँ कि टाइमिंग किससे, कौन सी किसके, किसकी? आपके आपकी क्लास सुबह सुबह लगती है, सुबह सुबह अब भी तो अब कहाँ लगती है? टाइम टेबल स्कूल का आएगा तो क्लासेस चेंज हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगी सारी। ठीक है ना। तो वो तो आएगा तब प्रॉब्लम प्रॉब्लम अपने बताना। अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिलहाल, तो फिलहाल तो चले रहे आप लोग। जब टाइम टेबल आएगा, कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी तो बताना, फिर उसका सोल्यूशन जो सर से पूछेंगे हम लोग। ठीक है जी।